ये वो समय था जब भारत पर एक विदेशी आक्रमणकारी दस्तक दे रहा था, और अपने भारत के अंदर एक आक्रमणकारी आया हुआ था, बाबर। फरगना नाम की जगह से, अफगानिस्तान साइड से बाबर भारत पर आक्रमण करने के लिए आया हुआ था। और आक्रमण के लिए आया नहीं था, बल्कि इसने 1526 में, 1526 में, पानीपत के पहले युद्ध में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को मार दिया था। और इब्राहिम लोदी को मारने के बाद इसने दिल्ली और आगरा पर कब्जे कर लिए थे। अब जब बाबर भारत के अंदर आया, तब भारत में दो बड़ी शक्तियां हुआ करती थी, एक तो अफगान और एक जो थे वो राजपूत। अफगानों का जो नेता था वो था इब्राहिम लोदी, राजपूतों का जो नेता था वो था सांगा। बाबर एक बात बहुत अच्छे से जानता था कि यदि भारत में राज करना है तो अफगानों को, राजपूतों को हराना पड़ेगा। अफगानों को उसने पानीपत के पहले युद्ध के अंदर हरा दिया था, तो अब स्वाभाविक सी बात है कि उसकी जो टक्कर होगी वो किसके साथ होनी है? सांगा के साथ। तो अब सांगा और बाबर के बीच में लड़ाई है। तो एक तो हम ये कह देंगे भाई सांगा और बाबर के बीच में लड़ाइयां वगैरह होने क्या कारण था, इनके बीच में कौन कौन से युद्ध हुए, क्या हुए, तो वो बातें अभी हम देखते हैं। देखो, पहले तो मैं थोड़े कारण वगैरह बता देता हूं, थोड़े क्या कारण रहे होंगे। सुनो, देखो, क्यों सांगा और बाबर के बीच में क्यों लड़ाइयां हुई थी, क्या कारण रहे थे इनके। एक तो सीधी सीधी सी बात होती है भाई, मैंने हमेशा ही बताई, और कुछ समझ में आए नहीं आए, वो पॉलिटिकल एम्बिशंस वाला हमेशा याद रखना। राजनीतिक महत्वाकांक्षा है इस बार दोनों की। बाबर चाहता है मैं पूरे भारत पे राज करूं, भारत पे राज करने के लिए अफगानों राजपूतों को दोनों को हराना जरूरी, अफगानों को उसने हरा दिया, अब राजपूतों को हराना जरूरी, राजपूतों को राजा सांगा, तो इसके साथ लड़ाई होनी स्वाभाविक सी बात है, लड़ेंगे दोनों आपस के अंदर। फिर कहते हैं जब उधर बाबर और इब्राहिम लोदी लड़ रहे थे, तो सांगा ने दिल्ली वालों की खूब सारी जगह पे कब्जा कर लिया था। रणथंभौर के आसपास के 200 गांव थे जो दिल्ली के अंडर में आया करते थे, और सांगा ने देखा कि अच्छा दिल्ली वाला इब्राहिम लोदी उधर ध्यान दे रहा, ध्यान ही नहीं, तो उसने सल्तनत के कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिए। दिल्ली का जो राज्य होता था ना, वहां सुल्तान बनते थे, इसलिए इसको बोलते सल्तनत। तो उन्होंने सल्तनत के लगभग 200 गांवों पर कब्जा कर लिया। अधिकार किसने कर लिया? सांगा ने। अब जब बाबर राजा बना, तो बाबर ने कहा अच्छा ये 200 गांव पहले इब्राहिम लोदी के अंडर में आते थे दिल्ली के, सांगा इधर कब्जा कर गया, इसने कहा मैं गांव लूंगा मेरे वापस। तो उन इलाकों को लेकर तनातनी थी, इलाके दिल्ली के, तुम इन पे कैसे कब्जा कर सकते हो। फिर मैंने अभी बताया कि अफगानों और राजपूतों का शासन था भारत में मुख्य तौर पे। अफगानों को इब्राहिम लोदी अफगानों का राजा था, अफगानों का नेता था, और पानीपत के पहले युद्ध में बाबर उनको हरा चुका था। अफगानों के जो लोग हार गए थे, बच गए थे, वो भाग के सांगा के पास आ गए, और उन्होंने सांगा कहा कि क्यों ना राजपूत और अफगान मिलके मुगलों से लड़े, बाबर से लड़े। तो अफगानों में राजपूतों में दोस्ती हो रही थी, और बाबर ये नहीं चाहता था अफगान राजपूत फ्रेंडशिप, अफगान राजपूत मित्रता। एक तो इब्राहिम लोदी का भाई आ गया था, महमूद लोदी, उसने कहा भाई साहब हम आपके साथ में। और एक जो था वो अपने मेवात, अलवर वाले को मेवात बोलते थे, यहां का कोई सेनापति था, हसन खान मेवाती। हसन खान मेवाती आ गया था इसके अंदर। तो ये इनके बीच में गठबंधन बन रहा था। बाबर नहीं चाहता था गठबंधन मजबूत होने, वो इनको तोड़ना चाहता था, कल को और भारत के राजा शामिल हो गए तो अपनी वैसे हालत खराब कर दे। फिर बाबर आरोप लगाता है, बाबर ने एक इल्जाम लगाया। बाबर की किताब है बहुत अच्छी, बाबरनामा, टर्किश लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई बहुत शानदार बुक है, तुर्की लैंग्वेज में, बाबरनामा। और बाबर ये डेली डायरी, बाबर डेली डायरी लिखता था। आप में से भी कई होंगे अभी होगी डायरी लिखने, डेली लिखते होंगे डायरी, वैसे बाबर भी डायरी लिखता था। और बाबर अपनी डायरी के अंदर लिखता है, बाबर डायरी में लिखता है कि जब मैं फरगना के अंदर रह रहा था, मेरे शासन में रह रहा था, तभी सांगा ने मुझे मैसेज किया कि भाई बाबर इंडिया आजा, दोनों मिलके इब्राहिम लोदी को रहेंगे। लेकिन जब मैं इंडिया आया और पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी से लड़ रहा था, तो इस सांगा ने मेरी कोई हेल्प नहीं की, इसने अपने नंबर चेंज कर दिए, मैंने इसको खूब सारे मैसेज भेजे, लेकिन इसने मुझे ब्लॉक कर दिया, मेरे कोई रिप्लाई नहीं किए, और इसने मेरा प्रॉमिस तोड़ा है, इसने वचन भंग किया है। तो बाबर है वो सांगा पे प्रॉमिस तोड़ने का या वचन भंग का आरोप लगाता है, और कहता मैं अब इसको सबक सिखाऊंगा और मैं इसको मारूंगा, मैं इसे लड़ाई करूंगा, इसलिए मैं लड़ने आ रहा हूं। तो कोई पूछे कि बाबर और सांगा के बीच में लड़ाई के क्या कारण थे, तो बाबर और सांगा के बीच में लड़ाई, ये सब मेंस की बातें,
बाबर और सांगा के बीच में लड़ाई करने एक ये थे, ये तो दोनों की पॉलिटिकल एम्बिशंस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, दोनों भारत पर कब्जा करना चाहते हैं। सांगा भी साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, बाबर भी करना चाहता है। फिर सांगा ने दिल्ली के आसपास के कई 200 इलाकों पर कब्जे कर लिए थे, रणथंभौर के आसपास के इलाकों पर। अफगान थे वो सांगा के नेतृत्व में आ रहे थे, इसलिए अफगानों और राजपूतों के बीच में फ्रेंडशिप हो रही थी। और बाबर ऐसा लिखता है कि सांगा ने पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी के खिलाफ मेरी सहायता नहीं की, जबकि इसी के बुलाने पर मैं आया था। हालांकि ये वाली बात और किसी अन्य सोर्स से नहीं मिलती। तो ऐसा लगता है कि यार बाबर केवल अपने आप को प्रूव करना चाहता है, केवल अपने आप को जस्टिफाई करवाने के लिए उसने ऐसा लिख दिया। फिर अपने को हंसी तो इस बात पर आती है कि यार सांगा इब्राहिम लोदी के लिए तो तेरे को नहीं बुलाएगा, क्योंकि सांगा ने इसी इब्राहिम लोदी को लगातार 2 युद्धों में, खातोली के युद्ध में, बाड़ी के युद्ध में आगे भेज दिया था। इब्राहिम लोदी की तो औकात ही नहीं थी कि सांगा से लड़ाई कर ले, पर फिर भी अपने कारणों के अंदर ये भाई कारण लिखने, इस वजह से सांगा और बाबर के बीच में लड़ाइयां हुई थी। कौन सी लड़ाइयां हुई वो पढ़ते हैं। पहला युद्ध हुआ बयाना का युद्ध। पता चला अब एक चक्कर और क्या था, देखो एक बात ये थी कि बाबर से बहुत साल पहले 1398 में, बाबर 1526 में आ गया था इधर पानीपत के पहले युद्ध में। 1398 में 1398 में बाबर का एक पूर्वज भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था, तैमूर। कभी नाम सुना आपने, तैमूर लंग, करीना कपूर वाला बेटा तैमूर नहीं, एक आक्रमणकारी आया था तैमूर, और बहुत दुर्दांत आक्रमणकारी था। कहते हैं उसने भारत में जगह जगह जहां पर गया था वहां पे लोगों को कटवा के उनके सिरों की मीनारें चिनवा दी थी उसने, और दिल्ली पर कब्जा किया था, लूटपाट की थी दिल्ली से, और पर वापस चला गया था। जब बाबर आया था तो सांगा को कुछ ऐसा ही लगा कि आएगा, लूटपाट करेगा, दिल्ली को कमजोर करेगा और वापस चला जाएगा। लेकिन बाबर वापस गया नहीं, बाबर वहीं रुक गया। बाबर रुक गया तो सांगा को लगा अच्छा बाबर तो यहीं रहेगा भारत में। और उसने, अब चूंकि ये अपने दिल्ली और आगरा पे कब्जा किया था, आगरा के पास में भरतपुर, तो उसने भरतपुर वाले इलाकों पे कब्जा कर लिया। तो सांगा ने कहा अब तू राजस्थान में एंट्री कर रहा है तो अब मैं लड़ूंगा। तो सांगा सामने ही चला गया लड़ने के लिए। बयाना का किला है भरतपुर में, अपने बयाना की जगह, वहां पे बयाना का किला है। और ये किला उसने आपके बाबर ने अपने एक सेनापति को दे रखा, एक मेहंदी ख्वाजा नाम का सेनापति था, और मेहंदी ख्वाजा को एक किला दे रखा। इधर से सांगा गया ये किला लेने के लिए। मेहंदी ख्वाजा को पता चला कि सांगा आ रहा है, उसने बाबर के पास मैसेज किया कि भाई अकेले पार पड़ेगी नहीं, और सेना भेजो, और सांगा बड़ी सेना लेके आ रहा है। तो उसने क्या किया, इधर एक सेनापति और भेज दिया, सुल्तान मिर्जा। हाँ याद हो जाएगा सुल्तान मिर्जा, तो वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, अजय देवगन का क्या नाम होता है, सुल्तान ही होता है, सुल्तान मिर्जा ही होता है। तो वैसा ही भाई सुल्तान मिर्जा इसका नाम था। तो इधर से मेहंदी ख्वाजा तो पहले से ही वहां का किले का प्रोटेक्टर है, डिफेंडर है, और सुल्तान मिर्जा एक नया सेनापति है। सांगा के साथ में युद्ध हुआ, लेकिन सांगा ने इस युद्ध में, 16 फरवरी का युद्ध है भाई, 16 फरवरी 1527 को, लेकिन सांगा इस युद्ध के अंदर जीत जाता है। बयाना वाले युद्ध के अंदर सांगा जीत जाता है, बाबर को हारना पड़ा। तो बाबर को लगा कि यार सांगा ने तो हरा और दिया, तो बाबर इस बार खुद आए और उसने कहा मैं लड़ूंगा इस बार वापस। और सांगा वहीं बैठ गया, अपने कोई बात नहीं। फिर वह वापस भरतपुर के अंदर ही एक जगह पड़ती है, ये बयाना वाला याद रख लेना भाई, 16 फरवरी 1527 को बाबर और सांगा के बीच का युद्ध है। बयाना का किला मेहंदी ख्वाजा के पास था, और नई सेना जो आई थी वो सुल्तान मिर्जा के नेतृत्व में आई थी, और जीता इसके अंदर सांगा था। सांगा की तरफ लिखा हुआ, सांगा जीता था इसके अंदर। अब जब बाबर नई सेना लेके आ रहा है उधर से, सांगा उधर ही बैठा हुआ है, इनके बीच में वापस एक युद्ध हुआ। और इस बार जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का नाम था खानवा। राजस्थान हिस्ट्री का सबसे टर्निंग पॉइंट, राजस्थान हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध, पक्का याद रखना आप। खानवा का क्या था, थोड़ी बातें और सुनो। हुआ क्या कि बाबर उधर से नई सेना लेके आता है अपनी, और बाबर सेना लेके बैठ जाता है। सांगा इधर से अपने, सांगा कहते हैं कि सांगा ने राजस्थान के सारे राजाओं को लेटर लिखे थे, और राजाओं को लेटर लिखे कहा कि भाई देख लो बाबर उधर से तैयारी करके आया एक विदेशी आक्रमणकारी, और तुम मेरा साथ दो, मैं इसके खिलाफ लड़ाई करने जा रहा हूँ। सबने कहा कि हाँ हम भी तेरे साथ तैयार है, तुम अपने कर लड़ाई, हम आ जाएंगे तेरे साथ के अंदर। तो राजस्थान के सारे राजाओं ने अपनी सेना भेजी थी। कहते उसने लेटर लिख के बुलवाया था सबको। तो लेटर लिख के बुलवाने को अपने राजस्थानी में एक टर्म बोलते हैं पाती परवन। तो कोई पूछे, पाती का मतलब लेटर, परवन मतलब भेजना। तो कोई पूछे कौन से राजा ने लेटर भेज के साथियों को सहायता के लिए बुलाया था, तो सांगा ने बुलवाया था। कौन से युद्ध से पहले, तो खानवा के युद्ध से पहले बुलवाया था उसने। इस व्यवस्था क्या बोलते हैं, तो इस व्यवस्था को पाती परवन कहते हैं। ये तो इधर से सांगा की तैयारी। उधर से बाबर अपने क्या बातें कर रहा है, बाबर को भी पता था शक्तिशाली शत्रु है। बाबर ने अपनी एकदम तैयारियां वरियां करने शुरू की। बाबर के पास में तोपें थी,
भारत में सबसे पहले कोई तोपों का यूज करना शुरू करता है, कैनन्स, तो बाबर ही था, बारूद का प्रयोग बाबर ही करना शुरू करता है। उसके बाद तोपे वगैरह थे, उसने तोपे वगैरह अपनी लगवानी शुरू की, अपने सैनिक जो घायल हो गए थे उनको सही करवाना शुरू किया और अपनी तैयारियां करी। लेकिन भाई बाबर की सेना कम थी और सांगा की सेना थोड़ी ज्यादा थी, और सांगा ने बाबर को बयाना के युद्ध में हरा दिया था, इसलिए उसके जो सोल्जर थे उनका कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो रखा था, बहुत गिरा हुआ कॉन्फिडेंस था। और उन दिनों में कई ज्योतिषियों ने और घोषणा की कि बाबर हार जाएगा, इसलिए सैनिकों को और सबको लगता था यार लफड़ा ही। अब कहते हैं कि महीना भर तक तैयारियां की दोनों ने, और अब जैसे बाबर ने कहा अब युद्ध करना है। जैसे खानवा का युद्ध ना 17 मार्च को हुआ था, याद रख लेना, इसकी तारीख याद रखना भाई, उसकी याद रहे नहीं रहे, उसके एक महीने बाद है लगभग 17 मार्च, एक महीना एक दिन। हालांकि वो जो मैंने किताब बताई वीर विनोद, श्यामल दास जी वाली किताब, वीर विनोद में तो इसकी तारीख 16 मार्च है। तो आपको कोई स्पेसिफिक पूछ ले कि वीर विनोद में खानवा युद्ध की क्या तारीख है, तब तो 16 मार्च बता देना, और अन्यथा यूं पूछे खानवा युद्ध कब हुआ था, तो 17 मार्च 17 मार्च 1527 को हुआ था। और बाबर ने अपने सैनिक वैनिक तैयार किए, तोपे वोपे लगाई, और बाबर ने एक दिन अपने सैनिकों को भाषण दिया, और बाबर ने कहा भाई कल अपने लड़ाई करेंगे, और सैनिकों ने मना कर दिया, सैनिकों ने कहा नहीं भाई हम तो लड़ाई नहीं करेंगे। क्यों लड़ाई नहीं करोगे? उसने कहा क्यों नहीं करोगे, एक तो इसने थोड़े दिन पहले बयाना के युद्ध के अंदर अपने को भगा भगा के मारा, और फिर हमने सुना है ऐसा, मुसलमान राजाओं की गुप्तचर व्यवस्था बहुत अच्छी थी, स्पाई बहुत अच्छे हुआ करते, सारी न्यूज ला के देते थे। तो पता चला उनका, हमने सुना है कि एक तो सांगा की सेना वैसे ही बहुत बड़ी है, फिर सांगा के बारे में और सुना है कि इसने आज दिन तक जिससे भी लड़ाई की है उसको रौंद के रख दिया, बींद के रख दिया इसने। फिर हमने और सुना है कि इस आदमी के एक आंख नहीं है, एक पैर से ये लंगड़ा है, एक इसके हाथ नहीं है। अब जिसके हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, वो आदमी लड़ने के लिए आ रहा है, तो आदमी तो नहीं, डाकी है, भूत है, और उससे क्या लड़ेंगे यार, अपने को मारेगा। बाबर को लगा यार यदि सैनिक नहीं लड़े तो अपने तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और अपने लड़ेंगे कैसे। तो बाबर ने कहते सैनिकों में जोश लाने के लिए बाबर ने और भाषण दिया, और बाबर ने कहा तुम्हें क्या लगता है बाबर खुद के लिए लड़ना चाहता है? सैनिकों में से किसी ने कहा लगता है क्या, दिख ही रहा हो। उसने कहा नहीं। तुम्हें क्या लगता है बाबर साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ना चाहता है? सैनिकों ने कहा हाँ। बाबर ने कहा नहीं, तुम गलत फहमी में हो, बाबर ने खुद के लिए लड़ना चाहता है ना साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ना चाहता है। बाबर इस्लाम की इबादत करने के लिए लड़ना चाहता है, मजहब के लिए लड़ना चाहता है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि धरती के इस छोर से लेकर उस छोर तक, मैदान, पहाड़, नदी और मरुस्थलों में इस्लाम का झंडा फहराया जाए। मैं कल धर्म की लड़ाई करूंगा, मजहब की लड़ाई करूंगा, मैं जिहाद करूंगा। तो मुस्लिम राजा युद्ध के लिए लड़ते थे उनको बोलते थे जिहाद, मैं कल जिहाद करूंगा, और आप में से जो कोई मेरे साथ लड़ना चाहता है वो आ जाए, यदि नहीं लड़ना चाहता तो चला जाए। कोई भी नहीं आएगा तो कल बाबर अकेला लड़ेगा, और यदि मैं जीत गया तो मैं गाजी बन जाऊंगा। वे योद्धा जो बिना पैसे के धर्म के लिए लड़ते थे उनको बोलते थे गाजी, और यदि मैं मर गया तो मैं शहीद कहलाऊंगा, और जन्नत में बेहतर हुरे मेरा इंतजार करेगी। उस प्रकार के उसने जन्नत के सपने दिखाए, उस डायलॉग दिए उस प्रकार। तो अब आपकी इच्छा है, आना चाहो तो आ जाना, नहीं आओ तो मत आना। अब थोड़ा यूं मजहब का, इस्लाम का, जन्नत की ऐसी बातें की, थोड़ा सैनिकों के अंदर यूं जोश है, पर फिर भी सैनिकों में कोई एक इंटेलिजेंट था, और उसने कहा साहब रुको एक बार, बातें तो बड़ी बड़ी करते हो कि इस्लाम की सेवा करनी है, अल्लाह की बात माननी है, जिहाद करना है, गाजी बनना है, लेकिन सुबह शाम दोनों टाइम तो दारू पीते रहते हो। इस्लाम में तो अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि शराब पीना हराम है। और बाबर भाई एक एक नंबर का दारूड़ी आदमी था। आप उसकी बाबरनामा पढ़ लो तो पेज पेज पर दारू दारू है, हर जगह। मतलब माँ सुबह उठा और शरीर टूट रहा था और मैंने शराब पी, दोपहर का खाना खाने के लिए बैठा, कोई रिश्तेदार आ गए थे उनके लिए फिर शराब पीनी पड़ी, शाम को मौसम ही थोड़ा ठंडा था, नजाकत देख के शराब पीनी पड़ी। हर जगह वो दारू की बातें करता है, दारूड़ी है, सारे दिन तो दारू पीता रहता है, और तू अब इस्लाम की बातें सिखाएगा। और बाबर को लगा कि यार ये बात तो गलत हो गई। बाबर के हाथ में उस टाइम पैक लिया हुआ ही था, ऐसा डायलॉग तो आदमी पैक लेने के बाद ही दे सकता है, और बाबर ने वो पैक फेंक दिया। और बाबर ने कहा, बाबर कसम खाता है कि आज के बाद शराब के हाथ नहीं लगाएगा। उन लोग उनका वो जो अंदर पड़ी पेटियां, वो बाबर ने कहा सब फेंक दो, और सारी पेटियां वेटियां उसने फेंकवा दी। इतने में एक फौजी और खड़ा, और उसने कहा कि कुरान ये भी कहती है कि कोई भी मुस्लिम राजा किसी मुस्लिम व्यापारी से टैक्स नहीं लेगा, किसी मर्चेंट से टैक्स नहीं लिया जाएगा, और तुम एक टैक्स लेते हो। बाबर एक टैक्स लेता था, तमगा। ये क्या है? बाबर ने कहा कि बाबर प्रतिज्ञा करता है, रेजुलेशन लेता है कि आज के बाद किसी भी मुस्लिम ट्रेडर से तमगा टैक्स नहीं लिया जाएगा। अब बताओ, अब भाई सैनिक तैयार, नारे लगवा दिए अल्लाहू अकबर के, सैनिक सारे तैयार हो गए। तो याद रखना, कोई पूछेगा कि बाबर ने कौन से युद्ध को जिहाद डिक्लेयर कर दिया था, खानवा के युद्ध को।
कोई पूछेगा इस युद्ध, किस युद्ध से पहले बाबर ने शराब नहीं पीने की कस्में खाई थी? खानवा का युद्ध। किस युद्ध से पहले बाबर ने एक टैक्स हटा दिया था? खानवा का युद्ध। कौन सा टैक्स था? तमगा टैक्स था। लेता कौन था? बादशाह लेता था। किससे लेता था? तो व्यापारियों से लेता था, लेकिन उसने सारे हटा दिए थे। तो सारी बात याद, जिहाद वाली बात याद रखना, शराब वाली बात याद रखना, और तमगा टैक्स वाली रखना। और इधर सांगा क्या करता है? सांगा राजस्थान के सभी राजाओं को लेटर लिखता है, और लेटर लिख के उनको बुलाता है, और इस व्यवस्था क्या बोलते हैं? पाती पर्व। कौन कौन से राजा आए थे? मत एक बार मुख्य मुख्य नाम बता देता हूं, बाकी आपके नोट्स में सारे नाम लिखे हुए होंगे, वहां से आप और पढ़ लेना, पर ये याद रखना थोड़े नाम आप, कि सांगा की सहायता करने के लिए कौन कौन आए थे। तो अपने लो जयपुर से ही शुरू कर देता हूं आपको। जयपुर को तब बोलते थे आमेर, और आमेर से गया था एक बंदा पृथ्वीराज। अलग है भाई, ये उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज नहीं है। फिर जोधपुर को बोलते थे मारवाड़, और मारवाड़ से उस समय गया था मालदेव। आ गया मालदेव, पढ़ेंगे भाई, बहुत शक्तिशाली राजा हुआ है मालदेव। हालांकि कहते हैं मालदेव उस टाइम राजकुमार ही था। उस समय जो मारवाड़ का राजा था वो तो था गंगा, पर गंगा जी खुद गए नहीं, गंगा जी ने अपने बेटे का तू चला जा रहे। ऐसे बीकानेर, बीकानेर में राजा तो जेतसी थे, लेकिन उन्होंने भी अपने बेटे को भेज दिया था, कल्याणमल को। तो ये भी याद रख लेना भाई, बीकानेर जोधपुर दोनों से राजकुमार आए थे, नहीं कि राजा। राजा जेतसी और गंगा थे, लेकिन भेज दिया था उन्होंने कल्याणमल को, राजा ये था। ऐसे ही मेड़ता, मेड़ता से आया था वीरमदेव। एक रियासत सिरोही, सिरोही से आया था अखेराज देवड़ा। याद रखना, वैसे तो मैं आगे और पढ़ाऊंगा। इस अखेराज को भी उड़ना अखेराज कहते हैं, जैसे उसको उड़ना पृथ्वीराज, इसको उड़ना अखेराज। ऐसे ही आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा को मिला के बोलते थे वागड़, और वागड़ से आया था उदय सिंह। इस उदय सिंह के बाद में डूंगरपुर बांसवाड़ा अलग हुए हैं, तब तक तो एक ही थे, वागड़ में ही आते थे। इसे ईडर, ईडर में रायमल भारमल वाली लड़ाई थी, तब तो भारमल को हालांकि सपोर्ट नहीं किया था, पर फिर रायमल की डेथ के बाद भारमल को सपोर्ट किया था। इस युद्ध के टाइम भारमल ही राजा था, ईडर से आया था भारमल। अभी मैं एक बता रहा था वो चंदेरी, तो चंदेरी वाला मेदिनी राय की सहायता की हुई, तो वो तो आएगा यार, सीधी सी बात है दोस्त। तो यहां से आया था मेदिनी राय, मेदिनी राय आ गया था यहां से। और इसके बाद में ये तो मुख्य मुख्य से नाम याद रखना, मैं मिटा के और बताता हूं आपको। आमेर से आया था पृथ्वीराज, मारवाड़ से मालदेव, हालांकि राजा गंगा, बीकानेर से कल्याणमल, हालांकि राजा जेतसी है, मेड़ता से वीरमदेव, सिरोही से अखेराज देवड़ा, इसको उड़ना अखेराज भी कहते हैं, वागड़ से उदय सिंह, और ईडर से भारमल। याद रख लेना, कंफ्यूज मत होना कि भारमल बन गया था अब सांगा को सपोर्ट करने लग गया था, और चंदेरी से कौन है आपके? मेदिनी राय आ गया। दो तीन नाम और रखना। एक चित्तौड़गढ़ में एक जगह पड़ती है अपने सादड़ी, यहां से एक बंदा आया था झाला अज्जा, नाम याद रखना। मैंने कल आपको बताया था कि सलुम्बर वाले जो थे वो सबसे मुख्य सेनापति हुआ करते थे, तो सलुम्बर वाले आए थे इस युद्ध में, और सलुम्बर वालों की तरफ से आया था इसके अंदर रतन सिंह चुंडावत। रतन सिंह चुंडावत नाम है भाई, देख लेना, ये ना थोड़ा याद रख लेना, नाम नोट्स में और लिखा होगा, रतन सिंह चुंडावत आए थे इसमें। फिर एक मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है रायसीन, वहां रायसीन से एक बंदा साथ देने के लिए आया था, सलहदी तंवर। तो देख लो, सब आसपास के सब लोग आ रहे हैं। और दो नाम मैंने आपको अभी बताए थे, एक तो इब्राहिम लोदी का छोटा भाई जो था महमूद लोदी, वो आया था अफगानों में, और एक अपने मेवात वाले जो हसन खान मेवाती, नाम में मेवाती लगा लिया, देखो मेवात का था, ये आए थे। तो देख लो, खूब सारी लिस्ट बन गई भाई, इतने राजाओं की सेना होगी, सेना अपने आप में बड़ी हो जाएगी। थोड़े नाम, सादड़ी वाले झाला अज्जा का नाम पक्का याद रखना आप, तो इनका नाम याद रखना, आगे काम आएगा अपने नाम। तो ये मुख्य मुख्य लोग जो इसमें सांगा की तरफ से भाग लेने के लिए आए थे। कहते हैं भाई युद्ध शुरू हुआ, और युद्ध शुरू हुआ तो ये नाम तो पढ़ लेना, मैं मिटा देता हूं इनको वापस, है ना। युद्ध शुरू हुआ, एक तरफ आपके इधर तो सेना खड़ी सांगा की, कहते भाई एक तरफ तो सेना खड़ी सांगा की, इधर तो मान लो, और इधर सेना खड़ी बाबर की। सांगा की सेना थोड़ी ज्यादा, बाबर की सेना थोड़ी कम।
लेकिन बाबर के पास में तोपें थी और इसने अपनी तोपें लगा रखी थी। एक तोप इधर लगा रखी है, हम मिडिवल पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे, अली और मुस्तफा नाम के इसके जो तोपची थे और तोपें लगा रखी। अपने राजस्थान वालों ने या इंडिया में तब तक तोपों का प्रयोग हुआ नहीं था, इसलिए ये लोग इतना जानते ही नहीं थे, तोपों के बारे में अवेयर नहीं थे। बाबर ही तोपें लेके आया था पानीपत वाले युद्धों में, उसी ने इस्तेमाल करनी शुरू की थी। इसलिए शुरुआत में जब तोपों वाला हमला हुआ, इसलिए इनको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। और कईयों को तो पता ही नहीं था तोपें क्या होती। आग निकलनी शुरू हुई तो कईयों को लगा कोई देवी देवताओं को सिमर के नहीं है इसलिए नाराज है, कोई भूमियों से आगे प्रसाद बोलने शुरू की। धीरे धीरे पता चला यार इनकी वजह से ऐसा हो रहा है, थोड़ा अलग हटके युद्ध करने शुरू किए कि अरे आपने इनके तोपों के सामने आओ, मतलब तोपें भारी थी, ज्यादा मूवेबल थी नहीं, तो तोपों से हटके युद्ध करना। पर बाबर का युद्ध करने का एक और बड़ा जोरदार तरीका था, तुलगुमा युद्ध पद्धति। अपने लड़ाई का यह तरीका होता था, एक इधर से एक इधर से, आमने सामने की लड़ाई होती थी। हाथी हाथी से, घोड़ा घोड़े से, आपका पैदल पैदल से, तलवार तलवार से, भाला भाले से, सीधा लड़ाई करता था। लेकिन बाबर ने क्या किया, ये सैनिक तो लड़ रहे थे, आमने सामने की लड़ाई हो ही रही थी, उसने एक टुकड़ी, मान लो ये इधर इधर ये लड़ाई चल रही, एक टुकड़ी इधर से और भेजी, एक टुकड़ी इधर से और भेजी, और इन्होंने भी जाके इधर से हमला करना, तीन तरफ से घेर के मारा। ये जो उसका सिस्टम था उसको तुलगुमा पद्धति बोलते। अपने वालों को इधर समझ में नहीं है, एक इधर बंदा लड़ रहा है, एक सामने लड़ रहा है, आपस में तलवार चला, इतने में तिरछा एक आदमी आ गया, उसने आज तलवार चलाने शुरू की। इतने अपने वालों के इधर तो कह रहे चिटिंग है, इधर से किधर से, सामने से आ, सामने से आ, एक एक लड़ो। लेकिन इतने में तो उन लोगों ने हमला कर दिया और इनको खूब सारा नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। जब सांगा ने देखा, सांगा कहीं बीच के अंदर खड़ा था, लड़ रहा था और हाथी के ऊपर बैठ के, और सांगा ने जब ये देखा कि यार मेरे सैनिक मर रहे हैं, आगे तोपों से मर रहे हैं, तुलगुमा से मर रहे हैं, तो सांगा ने अपने महावत को कहा, जो हाथी चलाने वाला, उसका, कि मुझे आगे आगे लेके जाओ। लोगों ने मना भी किया कि साहब आप मत जाओ, आप क्या करोगे युद्ध के अंदर जाके, आप पीछे बैठ के गाइड ही करते रहो हमें। नहीं नहीं, मुझे लेके जा, मैं लड़ूंगा खुद। और सांगा खुद आगे लड़ने लगा यहाँ पे। और कहते सांगा जब खुद आगे लड़ने लगा तो बाबर को एक बात बता दी कि हिंदुओं में एक बहुत बड़ी समस्या थी, यदि यदि राजा मर जाता या यदि राजा भाग जाता तो सारी सेना भी लौट जाया करती थी, बाद में लड़ते नहीं थे। राजा मर गया तो कहा बस भाई अब जाओ, राजा छोड़ो। यहाँ तो ये सिस्टम था कि मान लो वागड़ वाला उदय सिंह अपने 5,000 आदमी लेके खड़ा है, और यदि उदय सिंह लड़ाई की शुरुआत में मर गया तो 5,000 आदमी बाहर निकल जाए। इनकी जो वो जितनी भी सहानुभूति थी वो अपने सेनापति होता उसके प्रति हुआ करती थी, बाकी के साथ में नहीं हुआ करती थी। इसी के साथ में हमारा तो मैच हो रहा है। तो वो सैनिक निकल गए भाई, सारे के सारे बाहर निकल गए। तो अब सांगा आ गया है, सांगा आ गया यार, सांगा ने आके लड़ाई करनी शुरू की। बाबर को ये बात पता थी, बाबर ने अपने सैनिकों को अपना तो केवल सांगा टारगेट होना चाहिए, इस पे मारो जितने तीर मार सकते हो। तो अब सबने अपने तीर बंदूकें उधर इस्तेमाल करनी शुरू की। कहते कोई तीर लगा, सांगा अपने हाथी वाले होदे में गिर गया। बाकी सेना को लगा कि सांगा की डेथ हो गई होगी, इसलिए सेना में अफवाह फैलनी शुरू हुई, सेना वापस भागने लग गई। हालांकि कहते हैं कि मेवाड़ की सेना में जब भी राजा घायल हो जाता था तो राजा वाले मुकुट छत्र पहन के सादड़ी का कोई झाला बैठता था, इसलिए यहाँ पे सांगा की जगह झाला अज्जा आता है। याद रखना भाई, कोई पूछेगा खानवा के युद्ध में सांगा के घायल होने पर युद्ध को लीड किसने किया, तो झाला अज्जा ने। लेकिन तब तक अफवाह बहुत ज्यादा फैल गई थी, सैनिक सारे भाग गए थे, बाबर युद्ध को जीत गया था। तो खानवा वाले युद्ध के अंदर बाबर जीत जाता है। झालाजान लीड करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी बाबर की इसमें जीत हुई थी। बाबर जीतने के बाद उपाधि धारण करता है गाजी, तमंचे पे डिस्को करता है उस बाबर ने युद्ध जीत लिया भाई, खानवा वाला युद्ध जीत लिया था। कहते हैं सांगा घायल हुआ, घायल होने के बाद सांगा को दौसा में एक जगह पड़ती है बसवा, वहां पे लेके आए और वहां पे सांगा का इलाज वगैरह करवाया। होश आया तो सांगा ने पूछा भाई कहाँ है आपने, कहा अपने दौसा में बसवा है। तो बाबर युद्ध जीत गया। अब तो बाबर उसके बाद गया था चंदेरी, हुआ क्या, चंदेरी वाला मैदानी राय सांगा का साथ देने के लिए आया था। जैसे बाबर जीत गया तो बाबर ने पूछा कि वो कौन तारे सामने उधर ज्यादा उछल कूद कर रहा था। साहब वो चंदेरी का मैदानी राय, सांगा का अच्छा दोस्त है। तो कहा इस बार हमला मैदानी राय पे किया जाए, तो वो तो चंदेरी गए। तो सांगा ने कहा कि चंदेरी राय ने, मैदानी राय ने अपना साथ दिया था, अपने मैदानी राय का साथ देंगे, चलो बाबर के खिलाफ लड़ने के लिए चंदेरी चलेंगे। लोगों ने समझाया सर प्लीज एक बार खुद को कांच में देख लो, कितने शरीर पे घाव लगे, 80 घाव है आपके शरीर पे, क्या तो अब युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हो। पर सांगा ने कहा कि नहीं, मैं युद्ध तो लड़ने के लिए जाऊंगा, और जब तक युद्ध नहीं लड़ लूंगा मैं साफा नहीं बांधूंगा। और अपने सैनिकों को लेके वहां से चल पड़ा। सैनिक बीच में ना ना करते रहे पर नहीं माना। फिर फाइनली चंदेरी के पास पहुंचे तो यूपी में एक जगह पड़ती है इरीच, यूपी में एक जगह है, वहां पे खाना खाने के लिए बैठे। साथियों को जब लगा कि खुद तो मरेगा, अपने को और मरवाएगा, उन्होंने सांगा खाने में जहर मिलवा दिया। जहर की वजह से सांगा को उल्टियां वगैरह हुई। थोड़ा सा आगे और बढ़े, आगे यूपी में एक गांव और पड़ता था कालपी, यहाँ पे सांगा की डेथ हो गई।
वापस ले गए डेड बॉडी। अपने भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है मंडलगढ़, यहाँ पे सांगा की छतरी है। तो ये 4 जगह याद रखना भाई कि सांगा का इलाज कहां पे किया गया, बसवा। सांगा को जहर कहां पे दिया गया, इरीच। सांगा की मृत्यु कहां पे हुई, कालपी। सांगा की छतरी या सैनिटप उसकी कहां पे है, तो उसकी मंडलगढ़। बसवा दौसा में पड़ता है, इरीच कालपी उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, मंडलगढ़ जो अपने भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। आप यदि रेल मार्ग से बसवा दौसा की तरफ जाओगे तो बसवा बीच में आता है, रेल मार्ग से आपको सांगा का चबूतरा भी दिखाई देता है। पर विडंबना देखिए कि इतिहास का भारत का अप्रतिम योद्धा का जो चबूतरा बना हुआ है, जहां पे सांगा का इलाज किया होता है, सरकारी संरक्षण के अभाव में जीर्ण शीर्ण है, लोगों ने वहां पर कब्जे तक कर रखे। तो अलग सी वो है कि भारत देश अपने योद्धाओं का कभी सम्मान नहीं कर पाया ढंग से, वो सांगा वाले उस चबूतरे को देख के लगता है। तो ये 3-4 चीजें और याद रख लेना भैया। फिर सांगा की डेथ हो गई। सांगा की 2 उपाधियां याद रखना। सांगा की एक तो उपाधि है हिंदू पथ, भाई हिंदुओं का स्वामी, और एक सांगा की उपाधि है सैनिकों का भग्नावशेष। मैं बताता हूं, देखो क्या मतलब है। भग्न का मतलब होता है जला हुआ, अवशेष का मतलब टुकड़ा, या इंग्लिश में कहें तो रेमनेंट्स। रेमनेंट्स बचा हुआ था, जला हुआ टुकड़ा बचा हुआ था, मतलब एक पूर्ण सैनिक नहीं था भाई। जिस आदमी के हाथ नहीं, पैर नहीं, कान नहीं, तो आप उसको क्या कहोगे, पूर्ण सैनिक कैसे कहोगे? वो तो कविता ही अपनी, 80 घाव लगे थे तन में फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। पर था बड़ा योद्धा आदमी, बड़ा उस टाइम का बड़ा राजा होता। मैं बाबर भी खूब तारीफें करता है, और बाबर कहता है कि जब सांगा की सेनाएं निकलती है तो 200 मुस्लिम राजाओं के झंडे उसके सामने झुक जाते हैं। हालांकि अतिशयोक्ति है, 200 मुस्लिम राजा भारत में थे ही नहीं तब, पर बाबर ऐसा कहता है। बाबर ही कहता है कि सांगा के दरबार में 7 राजा थे, 9 राव थे और 104 सरदार थे। टाइटल है, राजा थोड़ा बड़ा टाइटल है, उससे छोटा टाइटल राव, उससे छोटा टाइटल सरदार या सेनापति कर दो। तो याद रखना कि सांगा के दरबार में कितने राजा, कितने राव और कितने सरदार थे? 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार। ऐसा कौन कहता है? जैसा बाबर कहता है। बाबर ने इतनी तारीफें की है उसकी। तो ये सांगा और बाबर के बीच की भाई लड़ाई। थोड़ी सी बातें और बता देता हूं, देखो मैं कि सांगा क्यों हार गया, या 2 चीजें पढ़ लेते हैं देखो अपने। एक तो सांगा की हार के क्या कारण थे, वैसे तो मैंने बता ही दिया आपको, कॉजेज ऑफ डिफीट, ये मेंस की बातें हैं सारी। और एक खानवा के युद्ध का इंपॉर्टेंस क्या है, या उसके कॉन्सिक्वेंस क्या थे, या उसका इंपैक्ट क्या पड़ा। 2 चीजें पढ़ लेते हैं अपने। देखो हार के कारण मैंने अभी आपको बताया, सिंपल सिंपल से, सीधे सीधे से। एक तो जो सांगा की सेना थी उसमें लैक ऑफ यूनिटी है। थाने में थानेदार एक ही होना चाहिए, बाकी सब सिपाही होने चाहिए। यहाँ सारे थानेदार अलग अलग जगह से आपने इकट्ठे तो कर लिए, कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनबा जोड़ा। लेकिन वो पबेड़, जब दिग्विजय सर पबेड़ बढ़ाएंगे तब आपको और बताएंगे कि निर्देश की एकता होनी चाहिए। डायरेक्शन कहां से आ रही है उसमें यूनिटी होनी चाहिए। यहाँ पे यूनिटी नहीं थी। यहाँ पे जो सेना आई थी वो केवल अपने सेनापति का ऑर्डर फॉलो कर रही थी, दूसरे का ऑर्डर फॉलो नहीं कर रही थी। तो एकता का अभाव था। एक तो सैनिकों के बीच में सबसे बड़ा, तो अलग अलग सेनापति थे। इसको मैं और डिस्क्राइब करूं, मैं लिख सकता हूं अलग अलग सेनापति, डिफरेंट कमांडर इन चीफ। 2 बातें मैंने बताई। बाबर के पास में तोपें थी, कैनन्स थी, अपने वाले आर्टिलरी थी, तोपों के बारे में जानते ही नहीं थे। एक बात मैंने और बताई, बाबर का लड़ने का तरीका ही अलग सा था, तुलगुमा, और अपने वाले को तुलगुमा के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इस वजह से ही हारने थे। फिर आप नोटिस करो, बयाना का युद्ध हुआ है 16 फरवरी को, खानवा का युद्ध हुआ 17 मार्च। 1 महीने का टाइम क्यों दिया? जब आप जीत गए थे बयाना के अंदर, तो फिर आपको हाथों हाथ खानवा पर हमला कर देना था, पर नहीं, उन्होंने उसको सफिशिएंट टाइम दे दिया था तैयारी करने के लिए। फिर जब आपके 80 घाव लगे हुए, आप इतने घायल हो, तो युद्ध लड़ने के लिए खुद जा ही क्यों रहे हो? यदि सांगा नहीं जाता और सेना ही लड़ती रहती तो एक उम्मीद है कि फिर भी जीत सकता था। वैसे सांगा खुद घायल हुआ तो सेना वहां से भागनी थी। तो एक वो भी कारण है अपने आप में कि सांगा खुद युद्ध के मैदान में चला गया। स्वयं युद्ध के मैदान में चला गया था। फिर कईयों ने बिट्रायल भी किया था भाई, विश्वासघात भी हुआ था सांगा के साथ में। कई बीच में उधर चले गए थे। जैसे एक मैंने बताया था रायसीन का सलाहदी तंवर, ये बीच में उधर बाबर की तरफ चला जाता है।
रायसीन मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है, वहां का था, ये चला गया था उधर। और एक जो था आपके नागौर के अपने खानजादे मुस्लिम थे, ये उधर चले गए थे। बीच में उधर बाबर की तरफ चले जाते हैं। तो ये 6 कारण याद रखना आप, कि एक तो एकता का भाव था, सेना अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में थी, बाबर के पास में कैनन्स थी, बाबर की तुलगुमा स्टाइल थी, फ्लैंकिंग मूवमेंट बोलते थे इसको, फ्लैंकिंग मूवमेंट का दो, या ये आपका तुलगुमा वाला का दो। फिर जो सांगा था, बाबर को बयाना के युद्ध के बाद एक सफिशिएंट टाइम दे देता है तैयारी करने के लिए। सांगा खुद युद्ध के मैदान में चला गया जबकि वो घायल था। सांगा के कई जो साथी थे वो बीच में युद्ध के मैदान में बाबर से हाथ मिला लेते हैं, जैसे रायसीन का सलहदी तमर और नागौर की खानजादी मुस्लिम। फिर 2 चीजें हमेशा लिखनी है, जब भी बाहर वाले किसी राजा की जीत बतानी हो, अपने वाले राजा की हार बतानी हो, कारण में हमेशा 2 लिखना है, कि एक तो बाहर वाले जो राजा थे वो घोड़ों का प्रयोग करते थे, कितना हो गया 5 6 7, वो घोड़ों का प्रयोग करते थे, और अपने वालों के पास में हाथी हुआ करते थे। अपने यहाँ पे थोड़ा स्टेटस सिंबल था, राजा हाथी पे बैठ के लड़े, यार हाथी ऊंचा जानवर होता है, जबकि घोड़ा फुर्तीला होता है, तो वो तेज गति से भाग सकता है, आक्रमण कर सकता है, अपने सवार को इधर से उधर जल्दी ले जा सकता है। हाथी धीरे धीरे चलता है, तो तेज गति वाले हमेशा जीतेंगे। फिर हाथी के साथ एक दिक्कत हो रहा है, हाथी के कई बार तीर वीर लग जाता तो हाथी पागल हो जाता, और पागल हाथी अपनी सेना को रौंद डालता था, इसलिए भी ये हार जाया करते थे। उधर सांगान सब हाथी पे बैठ बैठ के लड़ रहे, जबकि इनके पास में घोड़े थे। एक हमेशा ही कहा जाता है कि भाई बाहर वाले जीते आते थे, उनके हथियार जो थे वो बहुत लाइट वेपन्स हुआ करते थे, और अपने वालों के हथियार बहुत भारी भारी हुआ करते थे। हल्का हथियार होगा तो फटाफट जल्दी जल्दी चला देगा, भारी हथियार होगा तो उठाएगा उतने में तो अगला आपको सल्टा के चला जाएगा। ये कारण है कि सांगा उस युद्ध में क्यों हार गया था। लैक ऑफ यूनिटी, कैनन्स, फ्लैंकिंग मूवमेंट, सफिशिएंट टाइम दे दिया था बयाना के बाद में, खुद युद्ध के मैदान में अपियर कर गया था, बिट्रायल हुआ था उसके साथ में। एक जो मुगल सेना थी उसके पास घोड़े थे, सांगा के पास हाथी थे, और मुगल सेना के पास में लाइट वेपन्स थे, इनके पास में थोड़े से भारी हथियार हुआ करते थे। तो ये याद रखना, नोट्स में और अच्छा सा लिखा हुआ है, ये सारी मेंस की बातें आप याद रख लेना। अब है हम पढ़ रहे हैं भाई इंपॉर्टेंस क्या है इस युद्ध की। देखो एक और बात बताऊं, किसी भी युद्ध से, किसी भी घटना से पहले जो घटनाएं होगी वो हमेशा कारण होगी, उस घटना के बाद में जो कुछ भी होगा वो उसका परिणाम होगा। अब क्या परिणाम है इसका? एक तो खानवा का युद्ध अंतिम युद्ध है जिसमें राजस्थान के राजपूतों में एकता दिखाई दी थी। इसके बाद राजस्थान के राजपूत जो राजा थे वो कभी भी एक होके नहीं लड़ पाए थे। अंतिम युद्ध, लास्ट बैटल है जिसमें यूनिटी दिखाई देती है। देख लो सारे लोग गए हुए थे राजस्थान के, अंतिम युद्ध था जिसके अंदर एकता दिखाई दी थी। फिर दूसरा और क्या कारण होगा? बाबर, मैंने बताया बाबर जब भारत में आया था 2 ही नेता थे, अफगान और राजपूत। बाबर ने अफगानों को पानीपत के युद्ध में हरा दिया, उसने राजपूतों को खानवा के युद्ध के अंदर हरा दिया, इसलिए बाबर के लिए भारत में राज करना आसान हो गया, बाबर के लिए रूल करना इजी हो गया, राज करना बहुत आसान हो गया। फिर सांगा वो राजा, हिंदू राजा जो दिल्ली को चैलेंज करता है। सांगा के बाद में कोई भी हिंदू राजा दिल्ली को चैलेंज नहीं कर पाया था। हाँ, दिल्ली वालों ने आक्रमण कर दिया, लड़ाइयां अपने राजस्थान वाले खूब करेंगे, प्रताप, चंद्रसेन, सुल्तान की लड़ाइयां हम पढ़ेंगे, पर वो दिल्ली पे कब्जा नहीं करना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं वो अपने राज्य को बचाने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ सांगा तो खुद ही दिल्ली पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा कर रहा है। तो सांगा अंतिम हिंदू राजा जिसने दिल्ली को चुनौती दी, इसके बाद कोई दिल्ली को चुनौती नहीं दे पाया। जिसने दिल्ली को चुनौती दी थी। इस युद्ध से राजपूतों की स्ट्रेटेजिक वीकनेस थी वो रिवील हुई। सबको पता चला कि इनके हथियार जो है वो भारी भारी होते हैं, ये घोड़ों का नहीं हाथियों का प्रयोग। वही बात है जी, जब तक आप जीतते रहते हो तब तक कमियां दिखती नहीं, जब हार गए तो उन कमियों का मंथन हुआ तो पता चला ये वाली खूब सारी कमजोरियां, ये वाली कमी है। फिर सांगा एक बड़ा हिंदू राजा था, सांगा हार गया, मुगल शासन शुरू होता है। अब बड़े हिंदू राजा नहीं बचे, बड़े नहीं बचे तो वो उतना पैसा नहीं था, इसलिए हिंदू आर्ट एंड कल्चर डिक्लाइन हुई, हिंदू कला संस्कृति को नुकसान पहुंचा, उसका डिक्लाइन हुआ। और इस युद्ध ने एक और डिसाइड किया, खानवा का युद्ध भले ही बाबर जीत गया था, लेकिन क्या वो राजस्थान पे कब्जा कर पाया? नहीं। राजस्थान वाले तो उसके बाद भी लड़ने के लिए तैयार ही बैठे थे।
तो मुगलों की एक चीज बहुत अच्छी सी समझ में आई कि कालांतर में यदि भारत पर राज करना है तो हमें राजपूतों से प्रोटेस्ट की नीति नहीं चलेगी, राजपूतों से विरोध की नीति नहीं चलेगी, राजपूतों के साथ कोऑपरेशन की नीति अपनानी पड़ेगी, सहयोग की नीति अपनानी पड़ेगी। और हम देखते हैं कि आगे बाद में अकबर जो था वो सहयोग की नीति अपनाता है और अब उत्तर भारत पे कब्जा करने में सफल होता है राजपूतों के सहयोग से। तो खानवा के युद्ध ने मुगलों के राजपूतों के प्रति जो फ्यूचर पॉलिसी थी उसको कहीं ना कहीं डिसाइड किया था, तो भविष्य की नीति बना दी थी। ये कुछ चीजें याद रखना। तो महत्व में क्या याद रखोगे कि खानवा का युद्ध अंतिम युद्ध है जिसमें राजपूत राजा एक होकर लड़े थे। इसके बाद राजपूत राजाओं में ऐसी एकता कभी भी दिखाई नहीं दी। बाबर अफगानों और राजपूतों दोनों को हरा देता है, इसलिए उसके लिए भारत में अब राज करना क्या हो गया था, आसान हो गया था। फिर सांगा अंतिम हिंदू राजा जिसने दिल्ली को चुनौती दी। इसके बाद कोई भी राजपूतों में तो कम से कम दिल्ली को सीधा चैलेंज नहीं कर पाया था। हिंदुओं में हम नाम पढ़ते हैं तो हेमू का नाम पढ़ते हैं जो अकबर के सामने थोड़े टाइम के लिए चैलेंज करता है, पर उसको कोई बड़ा है नहीं, गया दिल्ली पे कब्जा किया, इतने में अकबर आया उसने मार दिया उसको। राजपूतों की जो स्ट्रेटेजिक वीकनेसेस थी वो सबके सामने रिवील हो गई थी। बड़े हिंदू राजा नहीं बचे तो हिंदू आर्ट एंड कल्चर को डिक्लाइन हुआ, क्योंकि अब इतने मंदिर वगैरह नहीं बनवाए गए, इतने कोई कलात्मक कार्य नहीं हुए थे, इतना लिटरेचर का विकास नहीं हुआ बाद के अंदर। और मुगलों की जो राजपूतों के प्रति फ्यूचर पॉलिसी थी वो कहीं ना कहीं डिसाइड हुई। अब उन्होंने विरोध की नीति को त्याग दिया और उसकी जगह पे कॉपरेशन की पॉलिसी लानी शुरू कर दी थी। ये सांगा सांगा में मेंस की चीजें भी खूब बनती है, प्री की चीजें भी खूब बनती है। अच्छा सा चैप्टर है, तो आप सब याद कर लेना। धन्यवाद।